नमस्कार दोस्तों हम लोग यहाँ पर इतिहास पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम मुगल काल जो कि बाद का मुगल पीरियड 1707 से स्टार्ट होता है 1858 तक पूरा देख चुके हैं। कौन कौन शासक आए हैं पूरा डिटेल देख चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोपियों का भारत में आगमन। तो यूरोपीय जो कंपनी है वो भारत क्यों आ रही थी, क्या रीजन थे, और खासकर ये वाली कंपनी ये या इस कंट्री की, जैसे कि पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये जो पश्चिमी यूरोप है इधर वाली कंट्री जो इनकी जो कंपनी वो इंडिया में ही क्यों आ रही थी, इंडिया या इंडोनेशिया इस वाले रीजन में क्या कारण था और क्यों उन्होंने शुरुआत की एक नया रूट खोजने की। तो ये पूरा डिटेल हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं। अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो आएगा या लेक्चर आएगा। यहाँ पर हम पूरी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, और जो एक सीरीज में चल रही है जिसमें अभी मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का ये पार्ट है। तो हम लोग देखे थे कि शुरुआत की है पुर्तगाल ने। तो पहले पुर्तगाल आए इंडिया में, इंडिया की बात हो रही थी, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डैनिश आए, फिर फ्रांस आए। ये कोड आपको बताए थे हम, ये बहुत याद रखना है आपको सीरीज में। पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रांस पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल बताए थे। तो पुर्तगालों ने शुरुआत की है, और पुर्तगाल का पहला नाविक आया था बार्थोलोम्यू डियाज, जो यहाँ से चला और यहाँ तक आ पाया था, केप ऑफ गुड होप तक, वहीं से वापस हो गया था। फिर स्पेन का एक नाविक आया था कोलंबस, जो आना था उसको इंडिया, लेकिन नहीं आ पाया, भटक गया, उधर चला गया और उसने वेस्ट इंडीज और अमेरिका की खोज कर डाली। ये डिटेल हम लोग देख लिए हैं पूरा। अब इसके आगे शुरुआत करते हैं इस लेक्चर में। तो पुर्तगाली पढ़ रहे हैं। पुर्तगाली की लोकेशन ये है, स्पेन के बगल में एक कंट्री है जहाँ पर हमने ये मार्क लगाया है। ये अब इन लोगों को यहाँ पर आना है, और अभी तक ये कोई रास्ता खोजा नहीं गया। इस कोलंबस आया तो इधर चला गया, और बार्थोलोम्यू आया था तो यहीं से वापस हो गया था वो। अब आते हैं वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने ये रास्ता खोज निकाला। अब देख लेते हैं ये 1498 में 1498 में वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का था, पुर्तगाल आपको दिखाई दी हमने, आया, केरल में पहुंच गया, ये हमारी कंट्री में, केरल राज्य में। और कालीकट जगह का नाम रखना, ये मालाबार पोस्ट है, मैं आपको दिखाऊं ये वाली पोस्ट। ये इस वाले मैप में देखिए अब, ये मालाबार पोस्ट है, और यहाँ पर कालीकट ये है। तो कालीकट ये केरला है, तो यहाँ पर ही पहुँचा। तो वास्को डी गामा ने रूट खोज डाला, उन्होंने रास्ता बना डाला, रास्ता उसने खोज लिया पुर्तगाल से इंडिया तक का। ये देखिए आ गया, ये वाला रास्ता इसने खोजा। और इतना ये लोग मेहनत क्यों कर रहे थे वो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि हमारा व्यापार इनके लिए बहुत फ़ायदा होता था। यहाँ से खासकर मसाला, काली मिर्च, कपड़ों का इतना ज़्यादा फायदा होता था कि एक बार अगर कोई व्यापारी व्यापार कर जाए तो फिर उसका दूसरी बार ये नहीं कहेगा कि हम नहीं जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। पूरी कंट्री यहाँ पर अट्रैक्ट थी, ये सारी ये वेस्टर्न यूरोप की, सभी को इधर से व्यापार करना था। तो ये एक रीजन था। तो वास्को डी गामा आ गया, केरल आया, केरल के कालीकट में आ गया। ये याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1498 में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर एक शासक रहा जमोरिन, जो हिंदू धर्म को मानता था, उसने इसका भव्य स्वागत किया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया एक बार कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था। तो वहाँ का शासक था कालीकट का जमोरिन, उसने इसका स्वागत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप इस पर, जमोरिन। और ये इसके बाद अब जब ये आ गया, इसको व्यापार करना था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पहले से कब्जा जमाए बैठे थे, ये हमने बताया था आपको, अरबवासी, तो अरबों का यहाँ पर पूरा कंट्रोल था। तो अरब इसको टिकने देंगे नहीं, बहुत विरोध किया, करने के बाद फिर भी इसने अपना थोड़ा बहुत वर्चस्व जमाया यहाँ पर। इसके बाद अब फिर क्या होता है कि 1505 में पुर्तगालियों का दूसरा नाविक आया, 1500 में पेड्रो अल्वारेज, ठीक है। फिर इसने भी देखा है, इसने कुछ खास यहाँ नहीं किया। फिर इसके बाद अब जो आया वो फिर 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया, और इस बार उसने 1503 में कोचीन में, वही वो भी केरल ही में,
एक फैक्ट्री बनाई, कोठी बनाई, कारखाना बनाया। इसको फैक्ट्री को कोठी बोलते हैं, कारखाना बोलते हैं। ये वाली फैक्ट्री मत आप समझ लेना कि जहाँ पर जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ चीज़ें बन रही, वो फैक्ट्री नहीं होती है। ये फैक्ट्री ऐसी होती है जहाँ पर इनका कुछ जैसे कि पूरा एक एरिया रहेगा, जैसे आप कैंट वाला एरिया समझ लीजिए, जैसे आर्मी का होता है। पूरा जिनके अधिकारी रहेंगे वहीं इनके ऑफिस रहेगा, इनका माल रखा रहेगा पूरा सिक्योरिटी के पर्पज से, पूरा ऐसा होता है। ये वाली फैक्ट्री मत समझ लेना आप, जो अभी प्रोडक्शन हो रहा है उसको फैक्ट्री बोलते थे हम, कोठी या कारखाना। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब इसने कोचीन में अपनी फैक्ट्री जमा ली है। तो ये देख लिया आप, कोचीन ये है यहाँ पर, जो ये केरल में, और फैक्ट्रियाँ बता दी आपको। अब इसने यहाँ पर जब कब्जा जमा लिया तो फिर इनका काफ़ी वर्चस्व हो गया पुर्तगाल वालियों का। और पुर्तगाल का जब वर्चस्व हुआ तो फिर इनके गवर्नर आने लगे। तो ये इनका पहला जो गवर्नर आया पुर्तगालियों का, वो 1505 से 9 तक रहा, 4 साल। इसको नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका नाम था। और इसकी पॉलिसी थी, ये बहुत पूछी जाती है, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति, ये किसकी थी? ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की थी। इसका जो उद्देश्य था वो समुद्री क्षेत्र में अपने आप को मजबूत स्थापित करना था। मैं बता दूं आपको, उस समय जिस कंट्री ने, कोई भी देश है, अगर उसने समुद्री क्षेत्र पे अपना अधिकार जमा लिया, समुद्र वाले रास्ते पे, तो समझ लीजिए वही पावरफुल पूरे वर्ल्ड में कंट्री है। ये वाला समुद्र का रास्ता है, ये समुद्र का रास्ता है, ये पूरा। अगर यहाँ पर किसी का कब्जा है तो समझ लीजिए वही पावरफुल कंट्री है। और ये पुर्तगाल वालियों ने स्टार्ट किया। पहले इधर इटली का इस वाले रूट पे था, अरब वालों का इधर था, बताए थे हम। लेकिन ये जो पुर्तगाल वालों ने स्टार्ट किया यहाँ पर, तो समुद्र पे कब्जा जिसका है उसका पूरा समझ लीजिए, पूरा सब कुछ उसके अंडर में है, उसको पावरफुल कंट्री है, डोमिनेशन उसका है। और यही रीजन रहा कि इंग्लैंड ने बाद में समुद्र पे कब्जा जमाया था, तो फिर उसने इधर रूल किया पूरे इस पे, इंग्लैंड ने समुद्र का। समुद्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता था? क्योंकि उस समय ट्रेनें नहीं थी, कुछ नहीं था, तो व्यापार जो पूरा होता था वो समुद्र से होता था। आज भी समुद्र से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है और सस्ता पड़ता है, इजी है। तो व्यापार करना है आपको तो समुद्र पे जमाना है कब्जा, और वहीं से आपकी इनकम होती है। इंडिया वाले नहीं जमा पाए। इंडिया में जो राजा रजवाड़े थे वो आपस ही में लड़ रहे थे, वो यहीं कहीं लड़े पड़े थे। वो आपस ही में लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारकाट कर रहे थे, वो अपने ही हथियार रहे पड़े थे। और एक सोच बनी थी हम लोग के यहाँ कि बाहर नहीं जाना है, वेस्टर्न नहीं जाना है। उधर जाएंगे तो एक गलत माना जाता था समाज के लिए, और एक तरह से कह सकते हो कि कभी कभार तो सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें जो थी, नैरो माइंड, जो कंजर्वेटिव सोच थी पुरानी, ये हम लोग को बहुत प्रॉब्लम में डाल दी। क्योंकि हम लोग व्यापारी नहीं कर पा रहे थे, हम बस माल बेच रहे हैं और माल दे रहे हैं, हमारे व्यापारी इधर नहीं जा पा रहे थे। कम लोग थे, बहुत रेयर टू रेयर थे, गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं कर रही थी, राजा रजवाड़े आपस में लड़ रहे थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई अधिकार जमा ही नहीं पाए समुद्र पे। जबकि हम लोग चाहते तो हमारे व्यापारी अगर यहाँ पर आके वो बेचते यहाँ पर, तो फिर हम लोग सबसे पावरफुल होते, लेकिन नहीं था। यही रीजन रहा कि मुगलों ने अंग्रेजों को कई बार भगाया, औरंगजेब ने तो मार के भगा दिया था, लेकिन उनसे व्यापार करना मजबूरी पड़ गया था। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ से जाते थे, हमारे जब व्यापार होता था तो वो उनको लूट लेते थे और उनको परेशान करते थे, इसलिए उनसे व्यापार बहुत मजबूर हो गया था। यही पुर्तगाल वाले करते थे, यही ब्लू वाटर पॉलिसी थी। कोई दूसरा शब्द दिखा तो उसको लूट लिया, या तो आपको चुंगी देना है, कर देना है, उसके बाद नहीं तो फिर आपको लूट लिया जाता था। पायरेट ऑफ कैरेबियन, समुद्र के लुटेरे, आप देखे होंगे ऐसी मूवी, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत फेमस है। और जिस साम्राज्य को इसने स्थापित किया समुद्र में, उस साम्राज्य का जो नाम था वो एस्टेडो द इंडिया नाम था, याद रखना थोड़ा सा। इसके बाद फिर दूसरा गवर्नर आता है, वो है अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर होता है पुर्तगालियों का। और इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इंडिया में। पुर्तगालियों की अगर स्थापना की है, कोई स्टेबलाइजमेंट किया है, अपना अच्छा बेस बनाया है, तो अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। बहुत विद्वान था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान रखना। इसने जो अपना मुख्यालय बनाया वो कोचीन में था। तो पुर्तगालियों का मुख्यालय जो इसने बनाया वो कोचीन में था। अब इधर देख लीजिए कोचीन, ये दिखाया तो थे अभी ये। अब इसके बाद इसने क्या किया, 1510 में गोवा पे कंट्रोल था। गोवा का जो बंदरगाह है उस पर कंट्रोल था। बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह। तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह थे, उनसे इसने लड़ाई की, उस गोवा को छीन लिया। अब समझ लीजिए, अब गोवा जब बंदरगाह छीन लिया तो इसका वर्चस्व बढ़ गया।
हम लोग को बाद में हालांकि गोवा मिल गया था, 1961 में मिला, देश स्वतंत्रता के काफ़ी बाद पुर्तगालियों को हम लोगों ने भगाया यहाँ से, तब मिला। लेकिन इसने गोवा को छीन लिया 1510 में, और बाद में गोवा को ही, ये जो कि लिखा है जो गोवा है, गोवा को ही अपने पुर्तगालियों का गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाया इसने, सारी गतिविधि यहीं से होती थी। अब इसका जो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गोवा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए, ये है गोवा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पुर्तगालियों के लिए, पूरा केंद्र ही स्थापित कर लिया इन्होंने, कोचीन से हटा के उधर को। इसके बाद इसके एक समकालीन शासक थे अल्बुकर्क के, विजयनगर, आपको पता है विजयनगर बहुत फेमस एम्पायर है, और ये आप मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे, मध्यकालीन भारत में बहुत फेमस है। और इसका एक जो शासक है कृष्णदेवराय, ये भी बहुत फेमस है। इसके अच्छे संबंध थे अल्बुकर्क के साथ, अच्छी दोस्ती थी। इसने अल्बुकर्क को भटकल नामक स्थान पे किले निर्माण की स्वतंत्रता दे दी, और प्रसिद्ध पुर्तगाली जिसके लिए डोमिंगो पायस, जो कि आया था, पूछा जाता है क्वेश्चन, विजयनगर के साम्राज्य में आया था, कृष्णदेवराव के शासनकाल में आया था, उसने इसकी बहुत प्रशंसा की कृष्णदेवराव की। क्यों? क्योंकि इसने ये भटकल नामक स्थान पे किले बनाने की स्वतंत्रता दे दी थी अल्बुकर्क को, पुर्तगालियों को। तब जाके डोमिंगो पायस जो कि पुर्तगाली था, उसने कृष्णदेवराव की बहुत प्रशंसा की थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि डोमिंगो पायस किस के काल में आया था, तो विजयनगर का साम्राज्य था, उसका शासक था कृष्णदेवराव, वहाँ पर आया था ये। हालांकि हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसको। तो ये है। फिर अब 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई, यहीं पर हो गई थी, यहीं उसको दफना दिया गया। अब इसके बाद तीसरी बार आता है वास्को डी गामा फिर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि वास्को डी गामा कितने बार आया, तो तीसरी बार आता है 1524 में, और 1527 में इसकी अब यहीं पर मृत्यु हो जाती है, कोचीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में। और फिर इसके बाद पुर्तगालियों का वर्चस्व रहा, बाद में फिर काफ़ी लंबे समय बाद 1612 की बात है, अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया था। तो अंग्रेजों ने फिर पुर्तगालियों के बीच लड़ाई हुई, और अंग्रेज उसमें जीतते हैं, और फिर पुर्तगालियों का वर्चस्व कम हो जाता है, पुर्तगाली यहाँ से भाग जाते हैं, या फिर बहुत कम क्षेत्र में लोग व्यापार करते रहते हैं, बहुत छोटे मोटे टाइप का, और कुछ दिनों बाद तो ये चले ही जाते हैं। गोवा को छोड़ के, गोवा को तो हम लोग को 1961 में मिला था। जो लड़ाई हुई है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, उसको बैटल ऑफ स्वाली बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1612 में। तो बैटल ऑफ स्वाली किस किस के बीच हुई? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, जिसमें अंग्रेज की विजय होती है। पुर्तगाली आए तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ से व्यापार किए, हम लोग को ये कुछ सिखा के गए हैं कि नहीं? तो बिल्कुल, तंबाकू खेती, मक्का, अनानास, पपीता, अमरूद, ऐसी खेती हम लोग को सिखा के गए हैं। ये खेती हम लोगों ने उन्हीं से सीखी है। और जैसे प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में, ये सब चीज़ें, तो ये पुर्तगालियों की देन माना जाता है। तो ये था पूरा पुर्तगाली जो आए इंडिया में, वास्को डी गामा के बारे में पूरा हम लोग देखे हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी डच देखेंगे अभी, इसके बाद डच आते हैं, और डच के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे। तो डच आएंगे। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कर लीजिए, और नहीं आता तो डिसलाइक कर दीजिए। और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप क्यों किया है, कोई इंप्रूवमेंट सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। और पसंद आता है तो लाइक आपको करना है, इसके साथ साथ सब्सक्राइब करके आप शेयर कर दीजिए इसको। और मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं आप फेसबुक पेज पर द एम इंस्टीट्यूट के नाम से, या फिर टेलीग्राम द.एम इंस्टीट्यूट। जय हिंद, जय भारत।